हमारा एओडी का क्वेश्चन नंबर 23 देख लो भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछते हैं। देखिए क्या लगा, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। मतलब प्रूव करिए कि वॉल्यूम लार्जेस्ट कोन की, मतलब कोन की वॉल्यूम को आपको क्या करवाना है, लार्जेस्ट, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। मतलब एक स्फेयर में वैसे तो तरह तरह की कोन इंसर्ट करी जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी कोन जो इंसर्ट करी जाएगी, सबसे बड़ा कोन जो इंसर्ट किया जाएगा इन अ स्फेयर, जिसका रेडियस कितना है, आर। ये रेडियस आर किसका है, स्फेयर का है या फिर कोन का है, स्फेयर का है, ये गिवन है। ठीक है, तो एक स्फेयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके अंदर जो इंस्क्राइब्ड जो कोन होगा, उसका वॉल्यूम 8/27 होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। ये बात आपको प्रूव करनी है। मतलब आपको ये चीज, एक तो कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट कराना है। ये काम तो आपको यहीं से शुरू होगा खेल, कि हम वॉल्यूम को क्या करवाएंगे, मैक्सिमाइज। अच्छा जी, दूसरा क्या है कि आपको ये चीज और प्रूव करनी है कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 होना चाहिए किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। ये काम भी करवाना है साथ ही साथ। तो मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, वो सब जो निकलेगा ड्रामा, वो हम इसमें करेंगे उसको पुट, और ये चीज लेके भी आएंगे जैसे हमने पहले भी किया। डायमीटर को और हाइट के इक्वल किया है, ऐसा बहुत जगह हमने किया भी था। तो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है और उसी के सहारे से मामला बनता है। रेक्टेंगल को स्क्वायर भी प्रूव किया है, उसमें वो एक्स और वाई को इक्वल कर देते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ये फिक्स है, ये दिया ही हुआ है आपको कैपिटल आर, तो इसको हम कैपिटल आर मान सकते हैं। इसको भी इवन हम क्या मान सकते हैं, अगर मैं कोन की पूरी हाइट की बात करूं तो मैं इसको एच मानता हूं, कोन की हाइट। ठीक है, आप मुझे बस ये बता दीजिए, ये जैसे ओ होगा, ठीक है, या फिर मतलब ये सेंटर ही है, तो इसके नीचे वाला पार्ट कितने का होगा, वो बता दीजिए। ये पूरा कितना है, एच। ऊपर वाला पार्ट कितना है, आर। नीचे वाला पार्ट कितना होगा, एच माइनस। सही है। अच्छा, कोन का रेडियस क्या कैपिटल आर है, नहीं, इसका रेडियस अलग है, तो इसका रेडियस हम अपना अलग लेट करेंगे, स्मॉल आर। अब मैं यहाँ पे ब्रीफिंग दूंगा थोड़ी सी, कि जी स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। और अगर कोन की बात करें तो उसका जो रेडियस है, हाँ जी, वो कितना है, स्मॉल आर। और हाइट जो है वो कितनी है, स्मॉल एच। यही काम आपने किया। मेरे पास एक रिलेशनशिप है इन चारों का, इनका, कि जी, हाँ, जहां पे मैं नाम भी दे सकता हूँ इसको, ओ इधर ए और इधर बी, और इन ट्राइंगल ओ ए बी, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि जी ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू है ओ ए का स्क्वायर एंड प्लस ए बी का स्क्वायर, और पीजीटी, है ना। रीजन क्या है इसका, पीजी। ओ बी का स्क्वायर मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर मतलब एच माइनस आर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब स्मॉल आर का। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। एच क्या है, वेरिएबल। स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल। तो ये जो रिलेशनशिप है आपके पास, ये कितने वेरिएबलों का है, दो या तीन, दो का, क्योंकि एक तो कांस्टेंट है। तो ये आपकी मदद करेगा एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने में। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का एच माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास आर स्क्वायर अकेला हो जाएगा, और आर की वैल्यू जो हो जाएगी इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगी, कैपिटल आर माइनस एच माइनस आर का। सही है, ये हमने प्लेस कर दिया और एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, अब मुझे बताइए क्या चीज से शुरुआत करनी थी क्वेश्चन की, वॉल्यूम
ऑफ कोन को मैक्सिमाइज कराना है ना। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये ड्रामा लिख सकते हैं पूरा। तो हम लिख रहे हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर और इनटू में एच। पूरा का पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, और आर में नहीं हुआ। हाँ बस वो क्या है, कांस्टेंट चलेगा, सही है ना, वो तो अच्छी बात है ना। ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1/3 पाई है। अम, करते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बताओ भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, डीवी अपॉन में डी एच, ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर ही निकाल देंगे। इसमें करेंगे हम डेरिवेटिव u इंटू बी, पहले वाले का डेरिवेटिव आर स्क्वायर का क्या होगा, 2r नहीं होगा, गुड। यहाँ पे माइनस भी रहेगा, यहाँ करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो आप लिखेंगे -2h माइनस आर, सही है। फिर h का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम चेन रूल लगाएंगे ना, तो पहले 2 का होगा फिर h का भी होगा। तो पहले वाले का डेरिवेटिव कर दिया, दूसरा वाला एज इट इज माइनस पहला वाला एज इट इज, तो पहले वाले को एज इट इज रखना है, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर और दूसरे वाले का डेरिवेटिव जो कि बनो। यहाँ तक डाउट है तो बताइए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/3 पाई, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो -2h प्लस का 2RH, ठीक है। हालांकि वैसे चलो कोई बात, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2h आर, फिर ये माइनस, हाँ जी हाँ जी क्या कह रहे हैं, ये h, ये वाला h पूरे के साथ है, तभी तो दोनों को दिया, मल्टीप्लाई में था ना ये है, कहाँ एच स्क्वायर नहीं आया, अच्छा एच स्क्वायर में नहीं है, हाँ सही है एच स्क्वायर 2RH, ठीक है सही है, हाँ ये एच स्क्वायर है, गुड। तो यहाँ पे 1/3 पाए, यहाँ पे आ जाएगा -2h² प्लस 2RH माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस इसको मिलेगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2h, ये 2HR इस 2HR को काट देगा, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को काट देगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 पाई माइनस का एच स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये ऐसे हो गया आपके पास, ये आपके पास डीवी अपॉन डी एच आया, अब क्या करना क्रिटिकल पर, तो डीवी अपॉन डी एच इक्वल्स टू 0, तो -1/3 पाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू, यार कुछ गड़बड़ हो गई इस हिसाब से, तो एच 0 है, कुछ तो भी गड़बड़ करी है हमने, दिखाना भैया, यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ पे था पहले वाले का डेरिवेटिव, देखो यार गड़बड़ ढूंढो, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो इसमें आपके पास माइनस है, यहाँ पे 2 और आगे आ गया h माइनस आर एच का 1, यहाँ पे h ठीक है, माइनस के लिखा मैंने बीच में, ये माइनस के लिखा मैंने बीच में, यहाँ बीच में क्या आना चाहिए था, गलत हो गया। उफ, तो यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी,
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये ठीक है। जब आप प्लस खोलोगे तो ये आपके पास रहेगा आर स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्सपेंड करेंगे आप, माइनस का एच स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर एंड प्लस का 2HR। ठीक है, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -3H², ये और ये भी प्लस हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 4RH। ठीक है, क्लियर है। इनमें से आप 1/3 पाए, इसमें से आप h कॉमन निकाल सकते हो, क्या बचेगा -3H एंड प्लस का 4R। ओके, अब आपका dv अपॉन ये dh है, और dv अपॉन dh इक्वल्स टू 0 आप लेट करते हो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो यहां बन जाएगा आपके पास, एक तो h पे डिपेंड करेगा और एक किस पे डिपेंड करेगा -3H प्लस, तो जो आपका h है इसको उधर भेज देंगे, फिर हम इसके नीचे खींचेंगे तो 4/3R हो जाएगा। h इक्वल टू 0 आपका कभी हो नहीं सकता, हाइट कभी 0 नहीं होगी, हाइट 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर हाइट 0 होगी तो फोन नहीं बनेगा, वो 2D फिगर बन जाएगा, 3D फिगर बनना चाहिए, तो h 0 नहीं होगा, तो h यही होगा, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। एक बार इसको चेक कर लो, एच और आर आप किसी के हिसाब से ले सकते हैं, अपने एच के हिसाब से ले, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3R यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आपको अगर आपको इसमें वो करना है डबल डेरिवेटिव, तो एक डबल डेरिवेटिव और चेक कर लेते हैं, उससे आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें वो चीज प्रूव करनी है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ उसके, ठीक है, कौन के स्फीयर के। तो डबल डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, d² भी अपॉन में dH², यहाँ पे आपके पास 1/3 पाई रहेगा, तो इसको 1/3 पाई ही रखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, या इसको कर दीजिए ऊपर वाले को बताओ कितना हो जाएगा भाई, -6H एंड प्लस का 4R। सही है, और आपका जो h है d²v अपॉन में dH², आप h की जगह क्या रख रहे हैं 4/3R, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 यहाँ पाए, यहाँ -6H की जगह क्या रखेंगे हम 4/3R प्लस 4R। ठीक है, और ये आपके पास जाएगा 3 से आप काट लोगे, यहाँ पर 2 माइनस का 8R एंड प्लस का 4R, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा, -4R, तो ये हो जाएगा -4R पाई अपॉन में 3। तो कैसा आ रहा है आपके पास, नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए ताकि ये क्या बन जाए, मैक्सिमाइज। ठीक है, तो इसके थ्रू तो आप ये बोल दोगे कि वॉल्यूम आपका क्या हो गया, मैक्सिमाइज। अब हमारा वो जो काम है उसको और कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको ये शो करना था कि 8/27 है, एच की वैल्यू ध्यान रखिएगा 4/3R, एवडी निपटा लो। नहीं तुम्हारा नहीं, तुम आए नहीं, एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/3R माइनस आर का होल स्क्वायर, हम स्मॉल आर की वैल्यू निकाल दें इसमें से, तभी प्लेस करेंगे हम चीजों को उसमें। तो यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 9, ये वाला एलसीएम ले लो, a - b का होल स्क्वायर कर लो, कैसे भी कर लीजिए, एलसीएम ले लो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ 4R माइनस 3R का होल स्क्वायर, हाँ सही बात है, एलसीएम लेके ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ R² है माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे R/3 का होल स्क्वायर, अब एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास R² माइनस R² अपॉन में 9, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 9R² माइनस R² अपॉन में 9, ये हो जाएगा 8R² अपॉन में 9, और ऊपर रूट है, 8 को क्या लिख सकते हो आप, या फिर इसको 8 ही रहने दो। ठीक है, एक काम करो, इसको अंडर रूट 8 रहने दो, इधर 3 रख लो, इधर R रख लो, और इसकी किसकी वैल्यू आई है स्मॉल आर,
सही है, आर भी निकाल लिया मैंने, एच मेरे पास है। अब जो हमें चीज सिद्ध करनी है उस पर बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या चीज सिद्ध करनी है आपको? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होना चाहिए किसके? 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। यही चीज तो करवानी है आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे 8/27 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का बताएं 4/3 पाई कैपिटल आर लिख देता हूँ क्योंकि इसका कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर और एच यूज किया, लेकिन आर और एच दोनों को आपने कैपिटल आर में कन्वर्ट करना सीख लिया है क्रिटिकल पॉइंट के जरिए, और फिर वो मैंने एच भी निकाल दिया आपको। एच तो आपको क्रिटिकल पॉइंट से है और आर मैंने भी निकाला है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, पाई तो पाई ही रहेगा, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे अपन, इक्वल ही कर देंगे। कैपिटल आर को क्या लिख सकते हो, मतलब स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं आप, ये चीज। और मतलब मैं आर स्क्वायर भी आपके सामने लिख देता हूँ, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 8/9 कैपिटल आर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते आप बताइए, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा इसमें डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा ये 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। एच की जगह क्या रख सकते हो तुम, एच की जगह भी रखा था हमने 4/3 कैपिटल आर, सही है। चलिए प्लेस करते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपके पास कटिंग करने के लिए है, 3 से कोई कटिंग नहीं हो रही, 3 3 जा 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 81, और 8 4 जा 32 पाए कैपिटल आर का। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन आया। इसको और देख लेते हैं, ये भी यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करिए 27 3 जा 81, 8 4 जा पाए कैपिटल आर, तो आपका वाकई में ही वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 है किसके, LHS इक्वल टू में। थोड़ा अलग तरीके से किया है मामला, बट गलत नहीं है, बात बिल्कुल सही है आपकी। नहीं है भविष्य, तो मेरे ख्याल से एच के थ्रू करें तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा कन्विंसिंग है। आर वाला टफ पड़ा था पिछली बार शायद, और बहुत डेरिवेटिव करना पड़ा था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से करना है आपको, इसको सेटअप कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 है आपके पास, डिटरमिनेंट वाला। कल डाल दो, अरे आपकी आपकी और 10th की और 12th की मिक्स चलेगी इसमें वीडियो। नहीं मैंने वो वीडियो लेकिन डाली थी, उसमें 12th एंड 10th दोनों लिखा है मैंने, आगे वाला पार्ट शायद 12th का है, पीछे वाला पार्ट फिर 10th का, ऐसा कुछ है। आपका पार्ट ज्यादा है, अच्छा बीपीटी करवाया मैंने, कन्वर्स और बीपीटी करवाया, बीपीटी करवाया कन्वर्स, कन्वर्स करवाया, हाँ कन्वर्स और बीपीटी करवाया। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर देख लो फटाफट, ठीक है। दो टॉपिक्स है आपके पास, एक है माइनर और एक है कोफैक्टर। माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, आई जे लिखते हैं। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, आई और जे लिखते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, कोई भी मैट्रिक्स है उसके अपनी अपनी पोजीशनिंग होती है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट में कौन सी मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तीन तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स, 1/1, 2/2, 2 3 3। बिल्कुल सही बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को सिंगल नंबर से भी डिनोट करते हैं, बताया था मैंने। तो A11, A12, A13, ठीक है, A21, 22, 23, A31, A32 और A33, ये आपके पास मैट्रिक्स होगी। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि हर मैट्रिक्स का, हर पोजीशन का अपना माइनर और अपना कोफैक्टर होता है। मतलब जैसे पहला वाला पोजीशन है तो इसका अपना माइनर होगा, इसका भी अपना माइनर होगा, इसका भी अपना माइनर होगा, इसका भी अपना माइनर होगा, और इसी वजह से M11 करके माइनर होगा पहले वाले का, दूसरे वाले का M12, ठीक है। देखो मैं ऐसे साइड वेज लिखने की बजाय ना, मतलब नीचे की बजाय मैं इधर साइड में लिखूँ ज्यादा अच्छा, थोड़ा पोजीशन भी क्लियर होती चली जाएगी। और नेक्स्ट है आपके पास M13, ठीक है। फिर ऐसे ही M21, M22 और M
2 3, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास M31, M32 और M33, ठीक है। अच्छा जी, तो माइनर जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं उसको गौर कर लीजिए, हालांकि आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत ही आसान है। जैसे पहले वाले माइनर को निकालना है तो आप ये रो और ये कॉलम को गायब कर देंगे, और ये जो 4 है इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसे ही माइनर कहते हैं। अब याद करिए आपने ऐसा डिटरमिनेंट निकालने के लिए किया था, ठीक है। ऐसे ही भैया इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं देना, नहीं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं देना, बस आपको वो एलिमेंट पिक करना है, उसके रो उसके कॉलम को हटाना है, जो बाकी के बच गए उसका डिटरमिनेंट निकाल देना है, उसे ही माइनर कहेंगे। किसमें? हाँ, जब आप अब ये डिटरमिनेंट निकालना तो आपको आता है यार, ये तो सिखाया था 822, नहीं नहीं साइन वाला कुछ नहीं ध्यान देना, बीच में माइनस। हाँ तो ये तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है, तो 32 इंटू में A2 जैसे निकालते हैं प्रॉपर वैसे निकालना है। बस आपको ध्यान रखना है हर पोजीशन का अपना क्या होगा, एक माइनर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ज्यादा बेटर समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास 1 2 5, यहाँ पे 2 1 3 और 1 4 2, ये एक मैट्रिक्स है। मुझे मान लीजिए M11 निकालना, तो M11 के लिए पहला रो पहला कॉलम गया, ये बच गया, तो कितना आएगा 1 3 4 2, तो कितना आ जाएगा भाई 2 माइनस 12, आंसर कितना आएगा, समझ में? ठीक है। अब आप जैसे जैसे परफेक्ट होते जाएंगे, ये रो ये कॉलम हटा, 2 और माइनस का 12 माइनस का 10 डायरेक्टली भी लिखते हैं, जितना परफेक्शन उतना बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास M12, M12 में क्या हो जाएगा, सेकंड, इस वाले की बात करें तो ये रो, अरे यार, हाँ ठीक है, तो आपके पास M12 कितना हो जाएगा, ये गया और ये गया, 2 2 जा 4 और माइनस का 3 कितना आएगा, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट M13 कितना हो जाएगा भाई, ये और ये गया, 4 2 जा माइनस का 1 7 7, ऐसे ही M21 ये रो ये कॉलम ऊपर नीचे 4 माइनस का 20, 4 माइनस का 20 माइनस का 16, माइनस प्लस की गलती नहीं करनी, ध्यान रखिए, आराम से करिए, ज्यादा तकलीफ है ऐसे करिए, बट गलत मत करिए, क्योंकि गलत हो गया ना फिर उसको ढूंढने में जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो दिक्कत देती है। सोल्यूशन आप ढूंढ तो लोगे, लेकिन वो एक क्यों अननेसेसरी, क्यों अननेसेसरी। मान लो जैसे कल पेपर है, नहीं आज क्यों मूवी देख रही है ना, अननेसेसरी। आज क्यों किसी से पंगा लेना है ना, अननेसेसरी। तो ऐसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन में कैलकुलेशन गलत मत करिए, क्योंकि फिर उसको ढूंढना, फिर उसको चेक करने में बड़ी दिक्कत आएगी। पहली बात तो आपको गलती पता ही नहीं चलेगी कि गलती हो चुकी है, तुम अपना आंसर निकाल के लाओगे, तुम किसी तरीके से अगर किसी बच्चे से पूछ भी लो, मेरा मैंने ये लिखा है तुमने ये लिखा है, तो कहीं तो दिक्कत है, या तो तेरा गलत है या तो मेरा गलत है, बाई चांस उसका गलत है तुम्हारा सही है, तो तुमने तो चेक किया ना, तो फ्रस्ट्रेशन हुई कि नहीं हुई, अननेसेसरी। तो इसलिए कैलकुलेशन गलत नहीं है, बस ना माइनस की ना प्लस की ना किसी चीज की, कूल माइंड से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए M21 हो गया, नेक्स्ट है आपके पास M22, तो ये बीच वाला और ये गया 2 और माइनस का 5 कितना आएगा, माइनस का, ये प्रैक्टिस से आती है चीजें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको उसमें बैठ, ठीक है, ताकि आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करें, डरा हुआ नहीं। ये और ये गया 4 और माइनस का 2, 4 और माइनस का 2, आपके पास 2 है। यहाँ पर M31, तो भैया हर एक जगह का माइनर होता है, आंसर है यस, और किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है। M31 का निकाल रहे हैं, ये और ये चला गया 6 और माइनस का 5, आंसर है 1। M32 तो ये रो और ये कॉलम गया 3 और माइनस का 10 कितना, माइनस का 7, और ऐसे ही M33 तो ये और ये गया यहाँ पे 1 और माइनस का 4 कितना आएगा
माइनस कर दो, आया समझ में? ठीक है, तो ये आपके पास जो हिसाब किताब है, ये माइनर निकालने का तरीका। किसी को डाउट है तो बताइए। अलग अलग करके लिखनी है जैसे छोड़ देने पे? नहीं, इतना ही लिख दीजिए काफी, एक लाइन से लिख दीजिए वो भी ठीक है, ऐसे लिख दे तो वो भी ठीक है। ठीक है, क्लियर है? बच्चों को इतना परफेक्शन हो जाता है, वो डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं वैल्यूज, ये तो करते ही नहीं है इतना परफेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ए माइनर निकलने के बाद आप निकालते हैं फिर कोफैक्टर। मैं कोफैक्टर में आपको फर्क बता देता हूँ, कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? ए आई से। माइनर से ही कोफैक्टर निकलते हैं, सी से नहीं करते? कोफैक्टर को सी से डिनोट नहीं करते, सी से किसी को भी डिनोट नहीं करते। माइनर को एन से करते हैं, माइनर बताया तो, कैपिटल एम से। एनसीईआरटी कैपिटल एम करती है, कोफैक्टर के लिए कैपिटल ए करती है। ठीक है, आपके स्कूल में अगर सी से कर रहे हैं तो वो उनका लुक आफ्टर है, बट एनसीईआरटी कैपिटल ए से करती है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ए आई जे यहाँ पर वही है, मतलब पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि -1 के ऊपर आई प्लस जे करना है और एम आई जे रखना है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मैं आपको इसका सिंपल सा मीनिंग समझा देता हूँ। कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो A11 की बात कर रहा हूँ, तो -1 के ऊपर 1 + 1, तो यहाँ पे 2 हो गया ना। मतलब जगह को, जो जगह की रैंक है 1 1, इनको प्लस करिए। कैसा नंबर आ रहा है, ऑड या इवन? क्योंकि अगर इवन आ रहा है तो -1 का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, और अगर ऑड आ रहा है तो माइनस का प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब कोफैक्टर और माइनर में जो फर्क है वो सिर्फ माइनस का है। कभी कभी वैल्यू पे प्रभाव पड़ेगा, कभी कभी वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि मतलब जो बच्चे ये सब याद नहीं रख सकते उनके लिए उन्होंने बैसाखी पकड़ा दी कि पहले पे प्लस, दूसरे पे फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब एक्चुअली में बात वही है, 1 + 1 2 ना, तो क्या आना चाहिए? प्लस। हाँ भाई, 1 2 3 हो गया ना, तो ऑड हो गया ना, तो माइनस आना चाहिए। माइनस का प्रभाव देखे, हाँ जी, 1 3 4 हो गया, तो इसलिए प्लस। अब जो बच्चा ऐसे याद करना चाहता है वो ऐसे कर ले, जो तरीके से याद करना चाहता है वो तरीके से कर ले। ठीक है, बट मुझे जो है वो ऐसा चाहिए। फॉर्मूला भी इसमें मैटर नहीं करेगा, आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स देगा, आप उसके माइनर निकाल देंगे, आप तुरंत उसके बाजू में ही उसके क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर। बस इतना ही रोल है। और आप भी कर सकते हैं, पहला वाला पे कोई प्रभाव मत डालना, दूसरे वाले पर नेगेटिव का इम्पैक्ट कर देना, थर्ड पे मत करना, फोर्थ पे कर देना, एक छोड़कर एक कर दे चलना, लगा दे चलना सीक्वेंशियली। ठीक है, समझ में आया? वैल्यू में कुछ माइनस क्लियर है? हाँ, वो जैसा जैसा इफेक्ट आएगा वैसे वैसा आपको करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि को फैक्टर और माइनर में जो फर्क है वो सिर्फ माइनस का है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर, और डिटरमिनेंट कुछ ऐसा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फटाफट तो मुझे इसके माइनर निकाल के दीजिए, डायरेक्ट डायरेक्ट यही निकलवा दीजिए, यही पार्टिसिपेट कर लीजिए बस। बताइए कितना हो जाएगा भाई? पहला रो पहला कॉलम गया -3, ठीक है, -M12 बता दीजिए, ये और ये गया 4 9 36 और 42, तो -6 है। M13 ये और ये गया 8 4 32, 7 5 35 और माइनस का 3, बिल्कुल सही। M21 तो ये इधर गया 18 और 24, तो मेरे ख्याल से माइनस का 6। M22 ये और इधर गया 9 और 7 3 21, कितना 9 और 21, तो ये आपका 12 आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 12। M23 ये और इधर गया 8 और 14, 6 आएगा, माइनस का 6। ठीक, कोई बात नहीं, काफी वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है वैसे। M31 ये और इधर गया 6 2 12 और 15,
तो मेरे ख्याल से माइनस कुछ M32 ये, और इधर गया 6 और 4 3 12 -6 और M33 ये, और ये गया 5 और 8 -3 का सारी ही वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हुई माइनर की बात। को फैक्टर की मैट्रिक्स और लिख देते हैं A11। हाँ भाई, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो -3, तो ये ऐसे ही रहेगा। अगले वाले पे पड़ेगा कितना 6 A13, ये -3 रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास A21, यहाँ पे आपके पास -6 नहीं है +6, हाँ A22 इधर इधर आया, आगे बढ़, तू उधर बैठ, चल यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास -12, उधर बैठना, ठीक है। हाँ जी, ये कितना रहेगा आपके पास 6, यहाँ पर A31 ये आपके पास रहेगा -3, ठीक है। A32 ये आपके पास 6 और A33 रहेगा -3, समझ में आ गया? तो ये हुआ माइनर और ये हुआ कोफैक्टर। माइनर निकालने मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको कोफैक्टर आता है ना। ए यार देख, पहला वाला अगर निकालना है तो ये रो ये कॉलम गायब करके इनका डिटरमिनेंट निकाल दो। ऐसे इसको निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम गायब करके इन चारों का डिटरमिनेंट निकाल देना है। ऐसे वैल्यूज निकालनी है, हर एक की निकलेगी, तो उनको कहते हैं माइनर, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कोफैक्टर क्या होता है, उसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। हर जगह का अपना कोफैक्टर निकलता है, जैसे हर जगह का माइनर निकला ना, ऐसे ही हर जगह का अपना क्या निकलेगा, कोफैक्टर। बस फर्क क्या पड़ता है, माइनर की वैल्यू ही लेते हैं, बस माइनस का प्रभाव डाल देते हैं कि पहला वाला रहता है वो प्लस होता है ना, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जो माइनर की वैल्यू है वही कोफैक्टर की वैल्यू। लेकिन जो अगला वाला होगा उसमें माइनस लग जाता है तो वैल्यू बदल जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 आई है तो कोफैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसी के उस पर रख के हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये डिटरमिनेंट था, मैंने सबके क्या निकाल दिए, माइनर, अलग अलग के, देखो, ठीक है। फिर जब कोफैक्टर की बारी आई तो मैंने इन माइनसों का इम्पैक्ट दिखा दिया। पहला वाला मैंने सेम रखा, दूसरे वाले पे देख प्रभाव डाल दिया, देख साइन बदल गया। तो ये देख वैल्यू सेम है, फिर अगले वाले के लिए फिर साइन बदल गया, फिर ये वैल्यू सेम है, फिर अगले वाले फिर साइन बदल गया। तो ऐसे निकलते हैं माइनर और कोफैक्टर। हर मैट्रिक्स का अपना माइनर और कोफैक्टर निकलता है। यहाँ तक किसी को इश्यू है तो बताइए, ठीक है। अच्छा, एक 2/2 का और निकाल देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे 2/2 में बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जो 2/2 का माइनर पूछ लेते हैं उनसे, 3/3 तो आता है उनको, 2/2 नहीं आता। आज देखिए, जैसे 2 4 1 5 या -1, मान लीजिए ये एक डिटरमिनेंट है, मैं आपसे बोलूं इसके माइनर निकालो, तो M11 की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे निकालेंगे M11, रो और कॉलम हटा के, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, सिंगल नंबर बचा 5, और सिंगल नंबर डिटरमिनेंट में वही दे देता है। सिखाया था मैंने 1 डिटरमिनेंट निकालना, तो ये 5 ही आएगा। क्या M12, तो इसका निकालना है, तो ये रो ये कॉलम, तो -1 -1 तो -1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास M21, कितना आएगा ये आपके पास 4, और M22 कितना आएगा आपके पास। अब अगर मैं इसी के कोफैक्टर निकालने लग जाऊं तो बताइए कितना आएगा, तो ये 5 ही रहेगा, और A12 कितना आएगा 1, और A21 कितना आएगा -4। टाइमिंग क्लियर होगी। और A22 कितना आएगा ये आपके पास -2, ठीक है। तो ये जो आया आपके पास ये क्या है, कोफैक्टर्स। ये जो है ये क्या है, ये माइनस। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है, ADJ, एडजॉइंट। मतलब ये जो मैट्रिक्स बनी, ये तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। मतलब अगर मैं इन्हीं का ही अगर एक मैट्रिक्स तैयार करा दूं, 5 -4 1 और 2, तो ये जो मैट्रिक्स तैयार हुई है ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है,
कोफैक्टर। अब मैं अगर इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या कराऊं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब रो को पलट के क्या लिख दूं, कॉलम में, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी भाई वो भी तो एक मैट्रिक्स ही होगी। उस मैट्रिक्स को एक नाम से बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप एक चीज और समझा दीजिए मुझे कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो ऑर्डर होगा क्या वो ए का ऑर्डर भी होगा, बताइए भाई। ए मैट्रिक्स अभी अभी हमने सॉल्व करी, उसका जो ऑर्डर इस केस में देख लीजिए आप कितना चल रहा है, 2/2। तो जो मैंने एडजॉइंट, जो मैंने कोफैक्टर बनाया वो भी 2/2 का ही है, और जो एडजॉइंट बना रहा हूँ ट्रांसपोज करके, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, घुमाएंगे तो भी तो 2/2 ही हो, रेक्टेंगुलर थोड़ी है जो ऑर्डर बदल जाएगा, तो वो भी वही रहेगा। ठीक है, तो इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपके पास कितना आएगा, 5 1 -4। क्लियर है, बता दीजिए अगर नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, अच्छा जी। अब 2/2 की मैट्रिक्स का उन्होंने डायरेक्ट एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, वो शॉर्टकट और देख लीजिए एडजॉइंट के लिए, क्योंकि ना कोफैक्टर की मैट्रिक्स इतना मैटर नहीं करेगी, मैटर क्या करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 में डायरेक्टली कैसे प्राप्त करते हैं वो चीज देख लीजिए, कि जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स रखी हुई है आपके पास 1 4 3 और 2, ये नेगेटिव, और अगर मुझे डायरेक्टली निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए जो पहला वाला जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट A11 और A22 उनको तो एक्सचेंज कर देना, वो तो स्वैपिंग पे चले जाएंगे, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा और 1, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब ये वाले हैं जो आड़े वाले हैं इस तरफ वाले, ये सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए ही है, ध्यान रखिएगा। 3/3 के लिए अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो प्रॉपर माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, उसकी मैट्रिक्स बनाओ, और फिर उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, तब जाके निकलता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन 2/2 में शॉर्टकट है, 3/3 में कोई शॉर्टकट नहीं, 3/3 में आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनको तो स्वैप कर देना है, और जो नौ जो इस तरफ वाले हैं उनके साइन बदल देने हैं, मतलब -4 और +3। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, जो हमने किया वो भी हमने भी तो यही किया, देखो 5 और 2 है ना, जब यहाँ पे, अच्छा हाँ ये तो कोफैक्टर है, सॉरी सॉरी, ये हाँ सही बात, इसको देखो यहाँ 2 है यहाँ 5 है, देखो क्या हो गया, और इनके साइनों को गौर करिए, बदल गया ना। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनके तो उल्टा हो जाता है मामला, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन बदल जाते हैं डायरेक्टली एडजॉइंट निकालने के लिए। भैया एडजॉइंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, अभी बता देते हैं एडजॉइंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये है फॉर्मूला। तो अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला कहता है कि पहले क्या निकालो उसका, एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए एडजॉइंट के पीछे भाग रहे हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए 3/3 में आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, वो आपकी मजबूरी है, इसलिए माइनर एंड कोफैक्टर सिखाए। अब जब आपने माइनर कोफैक्टर सीख लिए तो एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, 2/2 में भी और 3/3 में भी। अब जब एडजॉइंट निकालना सीख लिया तो अब नेक्स्ट क्या सिखा रहे हैं, इनवर्स निकालना। अब जब इनवर्स निकालना सीख जाओगे फिर आपको इस इनवर्स को इक्वेशनों में यूज करना सीखना है, और आपका डिटरमिनेंट चैप्टर इतने पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा गौर कर लीजिए, माइनर निकाल दिए, कोफैक्टर निकाल दिए। अरे भाई एक हाँ चीज मैं थोड़ा सा बताना भूल गया आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का एक तरीका तो है एक्सपेंशन, एक तरीका क्या है, एक्सपेंशन, एक तरीका तो क्या है एक्सपेंशन, लेकिन एक तरीका और भी है, और ये मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन इस पर आपको पूछेगा थोड़ा सा, हो गया हो गया यहाँ पे A23, ठीक है A31 A32, और मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो एक तरीका तो क्या है, एक्सपेंशन, सही है, वो तरीका बिल्कुल सही है। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले का जिक्र कर देता हूं ताकि कल को वो फॉर्मूले पे कुछ आया तो आप पता तो लगा दो कि हाँ ऐसा भी होता था।
फॉर्मूला क्या है कि आप अगर ये एलिमेंट ले लो पहला वाला और इसी के कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरा वाला और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई और तीसरा वाला और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, यू गेट द डिटरमिनेंट आल्सो। तो जब आप कोफैक्टर निकाल ही रहे हैं इनवर्स के लिए तो इनका भी कल्याण कर लेना, वहीं पे डिटरमिनेंट एक्सपेंशन ही क्यों करना। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया है ये किसके अलोंग बनाया मैंने? रो 1 के अलोंग बनाया ना। तो डिटरमिनेंट फाइंड किया मैंने यूजिंग R1। इसी तरीके से भैया अब आप बताइए क्या R2 के हिसाब से कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल। फॉर्मूला ये भी कहता है कि किसी भी रो को पकड़ के कर दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जो एलिमेंट पकड़ा है उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। ऐसे नेक्स्ट वाले के लिए ऐसे ही समझा? अच्छा अब आप बताइए ये जो आंसर देगा और जो ऊपर वाला फॉर्मूला आंसर देगा क्या वो अलग अलग होंगे? नहीं, वो सेम होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड के अलोंग भी निकाल सकते हैं। 3-1 A31 A32 कैपिटल A32 और A33 और कैपिटल A33। ठीक है, तो ये हम रो 1 रो 2 रो 3 के हिसाब से जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से क्या कॉलम के हिसाब से जा सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब यही डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप कॉलम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो A11 तो A11 A21 A21 और A31 और यहाँ पर A31, ये याद रखिएगा, ये यूज होता है। ठीक है, अच्छा जी एक और चीज है इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखिए अगर आप किसी भी एक रो के एलिमेंटों को पिक कर लें और किसी दूसरी रो के कोफैक्टरों को प्लस कर मतलब कोफैक्टरों को पकड़ें और उनको मल्टीप्लाई कराएं और प्लस करें तो आंसर 0 बैठेगा हमेशा। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड रो पकड़ी तो A21, लेकिन कोफैक्टर मैं पहली वाले के पकड़ रहा हूँ तो इसको मैं मतलब करस्पॉन्डिंग के साथ कराने हैं। पहला वाला है ना तो पहला वाले के साथ, एक का कोफैक्टर एक का एलिमेंट। नहीं है? दोबारा सुन लीजिए, मैंने सेकंड वाली रो का तो एलिमेंट पकड़ा हुआ है और पहली वाली रो का कोफैक्टर पकड़ा हुआ है। ऐसे दूसरा वाला कर रहे हैं A22 तो कैपिटल A12 पहला पहले के साथ, लेकिन इसका एलिमेंट है और इसका कोफैक्टर, इसका एलिमेंट है इसका कोफैक्टर, इसका एलिमेंट है इसका कोफैक्टर। आंसर हमेशा क्या आएगा? ये सी खासियत है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन उसने पूछा है और इवन एमसीक्यू में भी है, आपकी एक्सरसाइज में भी है। क्वेश्चन नंबर 5 ही देख लीजिए। ये तो इन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ठीक है, कि इसमें से कौन सा आपके पास फॉर्मूला होगा डिटरमिनेंट निकालने का, तो आप खुद ही देख कर बता देंगे उसको कि कौन सा बनेगा। ठीक है, बाकी सैंपल पेपर्स में इस पे क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दी नहीं है और इसकी वैल्यू पूछी है कितनी होगी 0। मतलब एक्चुअली क्या किया देखो, मैं उन्होंने पता कैसे खेला है मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या किया ना, एक डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, ठीक है, और प्रॉपर डिटरमिनेंट दे दिया, यहाँ पे वैल्यू दे दी सारी, और फिर आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो इसकी कितनी होगी, और नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं। एक तो डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखी हुई है जो एक्चुअली में आएगा डिटरमिनेंट से, एक आपको 0 दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट का ही नेगेटिव दिया होगा, एक डिटरमिनेंट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिए होंगे। तो आंसर अब बच्चा क्या करेगा, डिटरमिनेंट दिया तो क्या सॉल्व करने लगेगा, इसको सॉल्व करने लगेगा और टाइम वेस्ट करेगा। और जबकि आंसर क्या है, हाँ अगर डिटरमिनेंट के थ्रू अगर आप इनको भी निकालोगे तो भी सही है। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम, मतलब अगर सेम रो के डिटरमिनेंट और वैल्यू एलिमेंट और कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो डिटरमिनेंट मिल जाता है, लेकिन अगर एक रो का तो एलिमेंट पकड़ा है दूसरे रो का कोफैक्टर पकड़ा है उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। हर बार आएगा, चाहे किसी भी रो किसी भी कॉलम को आप पकड़िए। यहाँ तक किसी को इश्यू है तो बताइए। ठीक है, अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं तो तीनों मतलब हाँ उसी के ही होने चाहिए, एलिमेंट उसी रो के होंगे
और को फैक्टर उसी दूसरी वाली रो के तीनों ही। जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब तभी जीरो आएगा, वरना जीरो नहीं आएगा, वरना कुछ और नंबर आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, डिटरमिनेंट लेके अपनी वैल्यू लेके फिर सॉल्व करके देखिएगा। आंसर अगर वेरी करता है तो मुझे बताइएगा कि यार इसमें बैठ नहीं रहा आंसर। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास यही है। ओके, एडजॉइंट में आपको सिखा ही चुका हूँ, एक्सचेंज भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज और सीख लीजिए, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्वेश्चन होगा आपको पक्का, एक नंबर में क्वेश्चन फेंकेगा इस पर। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आपको चार मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा चेक करो इसमें से कौन सी सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो, जीरो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो। जो इनवर्स है, इनवर्स, वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है, सिंगुलर मैट्रिक्सों का नहीं निकलता। रीजन बड़ा क्लियर है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ जो डिटरमिनेंट है वो नीचे है, तो डिनोमिनेटर में जीरो थोड़ी लिखोगे, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स नहीं होता, बल्कि किनका होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सही है, समझ में आई ये बात, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही फायदेमंद है मामला। एक और देखिए, अब आपने जब एडजॉइंट सीख ही लिया है तो इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन 110% आपको पेपर में मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बता दीजिए। क्वेश्चन ऐसा होगा कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5 वेयर ए इज ऑफ ऑर्डर 2 देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। भाई आपको मैट्रिक्स दी है क्या, नहीं दी ना, तो आप एडजॉइंट तो निकाल ही नहीं पाओगे, फिर उसका डिटरमिनेंट खोजो, थोड़ा सा टाइम बर्बाद करना होगा, तो ये काम भी करवाएगा तुमसे, मतलब डिटरमिनेंट भी दे देगा और तुम्हें जानबूझ के बोलेगा कि ये रहा तुम्हारा ए, लो। और बोलेगा कि क्या फाइंड आउट करो, एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चे को बताइए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनता है, कोफैक्टरों से। कोफैक्टर से पहले क्या बनाने पड़ेंगे, और जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता है ये वाला जो भी हम सिखाएंगे, वो इसी तरीके से करेगा, यार एक नंबर तो मिलेगा, कोई बात ना, वैसे ही तो बैठे हैं, चलो जाइए कर लो। ठीक है, बट फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे कि वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के, जहां n है इज ऑर्डर ऑफ ए। तो बताइए इसमें एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 5 है ना, तो 5 पावर ऑर्डर कितना है 2 ना, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 की पावर 1 आंसर आएगा। तो इसके भी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अच्छा मान लीजिए अगर ऑर्डर 3 होता तो यहाँ 3 हो जाता, यहाँ कितना आ जाए 2, आंसर कितना आता 25 आया। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, एक नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा इसमें, बिना इसके क्वेश्चन नहीं बनाया ना। इन्वर्स समझ में आया, मतलब अगर मैं एडजॉइंट से ऊपर से जा रहा हूँ तो अब ये हो जाएगी एडजॉइंट डन है। यहाँ तक किसी को इश्यू है तो बताइए मेरे को, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं आता। ठीक है, चलिए आइए एक इनवर्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, इनवर्स के क्वेश्चन से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे। आइए, तो इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या कहता है वो और बता दो मेरे को। 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक बात तो क्लियर है कि एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा, कोफैक्टर की मैट्रिक्स ही मत लिख देना, यही गलती होती है बच्चों से, कोफैक्टर की मैट्रिक्स उठा के लिख देते हैं। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को डिस्कस कर देते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए वाले को। देखिए ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या देगा, मैट्रिक्स देगा
कि क्या देगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? मैट्रिक्स ए क्या है? दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स। तो मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब आप इस चीज को पलट के लिख सकते हो और ये इक्वल होता है। ऐसे पूछेगा ये चीज किसके इक्वल होगी, तो ये इक्वल होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट एक नंबर है। तो एक नंबर को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। सही है? तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक फॉर्मूला है, इनको नहीं भूलना है। इन पे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे उसका लिए, ठीक है? और वो पूछेंगे आपसे चीजें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, आइडिया पड़ेगा इनवर्स का। एक मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं आपको, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। बताइए सबसे पहले क्या करना है? माइनर्स, माइनर बताइए। M11 बताओ। ये रो ये कॉलम कितना? मतलब 16 और -9 7। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास M12 कितना हो जाएगा? ये और ये गया 4 और 3, यहाँ पे 1 आएगा। M13 -1, M21 3, M22 ये और ये गया 4 और 3, तो मेरे ख्याल से बनाएगा M23। ये और इधर गया 3 और यहाँ पे ये 0, M31 इधर ये गया 9 और 12 -3 बिल्कुल सही है। M32 1 और M33 में यहाँ पे 4 और -3 बिल्कुल बना है। ये माइनर्स हो गए। ठीक है, तो माइनर निकालने में आपको सजा सजा के लिखने की इतना जरूरत नहीं है। मेक इट क्विक। अगर आपके मतलब आप कर सकते हो तो कर दीजिए, पर गलत मत करिएगा, वो फिर दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर के लिए A11, बस खाली आपको साइनों का ध्यान रखना है, पहला वाला सेम ही रहता है, दूसरा वाला साइन बदल के लिखते हैं। उसके बाद A13 वही रहेगा, फिर उसके बाद A21, ठीक है, -3, और A22 वही रहेगा, अगेन A23 साइन पलट के लिखते हैं, लेकिन 0 को तो क्या ही साइन पलट के लिखेंगे। 31 है, -3 रहेगा। A32 -1 और A33 1। ठीक है, तो ये आपके पास आया कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए ये सब करें से पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाला ही नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। अब मैं कोफैक्टर जब निकाल ही चुका हूं तो A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12 और A13 और कैपिटल A13। 11 कितना है? 1, इसका 7, 12 कितना है? 3, 12 कितना है? -1, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1, यहाँ पे 7 -3 -3 -4, यहाँ पे आंसर 1 आया। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है भाई? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 -1 -1, यहाँ -3, यहाँ 1, यहाँ 0, ये -3, यहाँ -1, यहाँ 1, ये एडजॉइंट निकल गया। अब क्या निकालना है हमें? इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है भाई? इनवर्स कहता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन में 1 एंड ये पूरा का पूरा। वन से किसी भी चीज को कर लीजिए वही रहेगा, वरना आप देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 13 लिखा होता तो नहीं कर सकता ना, तो इतना ही छोड़ दीजिए चल जाएगा। ऐसे डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना भी छोड़ देंगे चल जाएगा। पर इस केस में क्या था, ये 1 था, तो आप 1 से तो किसी भी चीज को कर ले वही रहता है। तो यही आपके पास क्या रहेगा? इनवर्स। कोई दिक्कत है इनवर्स निकालने में? मेरे ख्याल से ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ, इक्वेशंस निकालना। देखो इक्वेशंस में इस तरीके से आएगा 2y = 5। ठीक है, और इसमें z भी लिखा रहता है। कभी कभी दो उसकी भी इक्वेशन रहती है,
चलो पहले 2 की निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू में मान लीजिए 3। सबसे पहला रूल ये कहता है इक्वेशन सॉल्व करने का कि यहां पर 3 तरीके की मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, ए एक्स बी। ठीक है, जो एक्चुअली वैसे लिख देते हैं जैसे बताइए एक्स ए और बी, ऐसे लिखे, ये थोड़ा ज्यादा सही है। एक्स जो होती है वो तो वेरिएबल की होती है, और ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स बनेगी तो खड़ी बनेगी मैट्रिक्स, कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स बनेगी तो इस तरीके से बनेगी, एक्स और 3 अल्फाबेट है तो 3 अल्फाबेट है। ठीक है, नीचे जेड और मिल जाता है। ए मैट्रिक्स जो है वो, ये जो इक्वेशन है ना, इनके जो एक्स वाई हैं उनके कोफिशिएंटों की मैट्रिक्स। तो जहां कुछ नहीं लिखा है वहां आप कुछ समझिए कि 1 लिखा है। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसा भी होगा कि जहां वेरिएबल ही नहीं लिखा होगा, मान लीजिए इधर ये ही नहीं होता, तो आप खुद अपनी तरफ से 0x मान लेते। मतलब अगर वेरिएबल ही नहीं है तो 0 मानना है, अगर वेरिएबल है लेकिन नंबर नहीं है तो 1 मानना। ठीक है, कभी कभी माइनस करके भी लिखा रहता है, जैसे इस केस में -x लिख जाता है, तो क्या मानते? -1 आया। मतलब 3 अल्फाबेट्स का यूज होता है, x a और b, जहां x क्या है वेरिएबल्स, a क्या है x वाइयों के कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या क्या है 1 2 2 1, और b जो है वो कांस्टेंट्स का है। लेकिन लेकिन कांस्टेंट आपके राइट साइड में होने चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा और ट्विस्ट करने के लिए कुछ कांस्टेंटों को तो लेफ्ट में रखता है, कुछ को राइट में रखता है। बच्चा जल्दबाजी में होता है तो वो एक साथ ही पिक कर लेता है और गलत कर देता है। सब कुछ पहले आरएचएस में कीजिए और फिर बी बनाइए। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और 6। ठीक है, एक्स ए और बी। यहां तक किसी को इश्यू है तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो इन इक्वेशनों की अगर मैं बताऊं ना, तो एक फॉर्मूला होता है ए एक्स इक्वल टू बी। ये सारी इक्वेशन इसी तहत बनी है। देखो मैं आपको वैल्यू बनाता हूं, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स कितना है, बी कितना है। देखो मैं आपको बना के दिखाऊंगा इक्वेशन, मतलब इन इक्वेशनों से ये बन सकता है। सही है, अगर ये बन जाता है, चलिए आप बनाते हैं, रो इनटू में कॉलम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2y। भाई पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई। किसके इक्वल कर रहे हो आप, अब आप खुद ही देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू में और 2x प्लस वाई इक्वल टू में। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि घबराइए नहीं, ये जो चीज लिखी है ये इसमें लिखी जा सकती है, इसका मतलब भैया अगर ये इसमें लिख सकते हैं तो मैं अगर x को अकेला करूं और a को पल्ली तरफ भेजूं तो a इनवर्स बनता है और इनटू में भी। अब आपको जो याद रखना है भैया, हमें क्या करना है वो बता दो आप बस खाली। आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, मैं बस ये बता रहा हूं एज अ बैकअप ऐसे आया है ये। तो फॉर्मूला आपका कहता है क्या कि x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 20। और a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको इसका इनवर्स निकालना है। अब ये जो सारा माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट डिटरमिनेंट ये सब जो सिखा रहा हूं मैं, ये इनवर्स निकालने के लिए तो सिखा रहा था, इनवर्स निकालने के लिए सिखा रहा था क्योंकि आगे चल के मैं इन इक्वेशनों को सॉल्व करवाता। अब इक्वेशनों को सॉल्व करने का टाइम, तो आपको क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका इनवर्स कैसे निकालूंगा, पहले तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। आज ये डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 बाय 2 में तो ऐसे निकालते हैं, 1 1 सा 1 और माइनस का 4 और आपके पास आएगा माइनस का 3। तो ये तो निकल गया डिटरमिनेंट। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, बताओ क्या होता है शॉर्टकट, इनको तो एक्सचेंज कर देते हैं तो 1 और 1 ही रहेगा, इनके साइन चेंज कर देते हैं, -2 -2।
2/2 इसलिए थोड़ा सा आसान होता है इनवर्स निकालना। नहीं आ रहा? अब मैं इन वैल्यूज को यहां रख देता हूं। कितना आएगा 1/-3। एडजॉइंट कितना है 1 -2 और 1। और बी क्या है ये रहा। और मुझे इसको कंपेयर किससे कराना है एक्स और वाई से। नहीं आ रहा? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इस 3 को डिवाइड कर देना चाहिए या पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए? पहले मल्टीप्लाई कर लो यार। मैं इस 3 से बेशक डिवाइड कर देता, अगर इस के साइड वाली मैट्रिक्स में ऐसे नंबर लिखे होते जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते सारे के सारे, तो करता, नहीं तो नहीं करता। नहीं तो पहले क्या करता मल्टीप्लाई और फिर करता इक्वल। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लें तो पहला रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो यहाँ पर x यहाँ पर y, यहाँ भाई बताओ कितना। पहला रो पहला कॉलम 5 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 1। खड़ी मैट्रिक्स में बनेगा, चिंता मत करना। अब सेकंड रो पहला कॉलम माइनस का 10 और प्लस का 3, बताओ माइनस का 7। अब इस -1/3 से मैं डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना हो जाएगा भाई 1/3 7/3। और इसको मैं कंपेयर कराऊंगा किससे x और, तो x की वैल्यू कितनी होगी ये, y की वैल्यू कितनी होगी ये। आया सॉल्व करना कैसे करते हैं ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करो। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं आपके सामने 3/3 की, मुझे सॉल्व करके दिखा दो, उसके बाद फिर हम रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें एक इन्होंने क्वेश्चन रखा है लास्ट में, इस पर हम बात करेंगे। चलो इसके बाद फिर मैं आके बात करूँ। लिख लो एक 3/3 की मैट्रिक्स है, उस 3/3 कह रहा हूँ, एक इक्वेशन दे रहा हूँ। इक्वेशन है आपके पास लिखिए 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4 और 3x - y - 2z = 3। ठीक है, मुझे इसका चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैट्रिक्स तैयार करवानी है। ए मैट्रिक्स जो है वो आपकी कोफिशिएंटों की मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 3 3 1 -2 1, यहाँ पे 3 -1 -2। x जो है वो आपके पास है x y और z, और जो b है वो है आपके पास 3 नहीं 5 -4 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, या माइनर को फैक्टर चलो निकालेंगे तो निकालना तो पड़ेगा, तो माइनर से ही कर लो। M11 बताओ भाई, ये रो ये कॉलम गया 4 और प्लस का 1 5 हो जाएगा। M12 ये और ये गया माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, कितना आया भाई माइनस का 5 ही है सबका। ठीक है, M13 बता दीजिए चलिए फटाफट 5। ठीक है, M21 किसी का अलग हो तो बताना कितना -3। ओके, इस ऑल आउट को रन कर लो, ऑल आउट। M22 अब देख के बताओ यार -13 -13 या 13। M23 माइनस का 11, M31 9, M32 -1 और M33 -7। यही आई है तो कर रहा है अभी लिख रहा है। तो ये कहना चाहता तेरे से माइनर नहीं निकले। को फैक्टर देख लीजिए भाई, एक दूसरी कमियां बताते रहो उसका 5। ठीक है, हाँ जी A12 आपके पास 5 आ जाएगा,
A13 आपके पास 5 आ जाएगा, A21 3, A22 -13, A23 11, A31 9, A32 1, A33 क्या हो गया दक्ष? -7 तो फैक्टर्स आ गए आपके पास। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट। पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या कहता है? A11 इंटू में कैपिटल A11, A12 और कैपिटल A12 और A13 और इंटू में कैपिटल A13। तो A11 मतलब पहला वाला, तो यहाँ पे 2 है और इधर 5 है। देखो आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, अगर आपको एक्सपेंशन से करना है आप एक्सपेंशन से कर दीजिए। मैं तो इसको इसलिए कर देता हूँ क्योंकि को फैक्टर तो हम निकाल ही रहे हैं, उनका यूज से आपका सिंपली हो भी जाएगा, बस ये है रीजन। ठीक है, A12 3 है और यहाँ पर 5 है। A13 जो है ये आपके पास है 3 और यहाँ पर 5, तो 5 3 15 15 15 30 और 40, तो 40 आया है डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट निकलने के बाद फिर आपको बनाना है एडजॉइंट। एडजॉइंट बना लेते हैं। डायरेक्ट ट्रांसपोज हाँ डायरेक्ट ट्रांसपोज ही लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बता दीजिए, आप बता दीजिए। 539 5 3 9 5 -13 1 5 -13 1 5 11 5 11 -7 एडजॉइंट। ठीक है, हम x निकाल रहे थे, x इक्वल टू में होता है a इनवर्स इनटू में b। अब a इनवर्स निकालने के लिए आपको 1 अपॉन में 40 भी करना पड़ेगा। 5 3 9 5 -13 1 भी, और यहाँ पे 5 11 और -7, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे b से। b कितना हो जाएगा? 5 -4 और 3। अब मैं 40 से डिवाइड करूं या पहले मल्टीप्लाई कर लूं? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो 1 अपॉन में 40 हम लिख रहे हैं, और मैट्रिक्स जो है वो खड़ी आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक और मैट्रिक्स चलेगी जो कि एक्स वाई जेड की होगी। हाँ जी, पहला रो पहला कॉलम। हाँ नहीं, पहला वो तो हम करेंगे, पहला रो पहला कॉलम कर रहे हैं। 5 5 25 माइनस का 12 एंड प्लस का 27। ठीक है, तो ये आपके पास कर करा के 25 में से 12 हटा लीजिए, आपके पास 13 बचेगा। 13 में आप इसको प्लस कराएंगे तो 40 आएगा। पहला रो पहला कॉलम अगेन, तो 25 और प्लस का 42 52 आएगा, सही बात, 52 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे आपके पास 77 और प्लस 3 80। ठीक है, नेक्स्ट वाला 5 5 25 और माइनस का 44 और माइनस का 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 4 और यहाँ पे माइनस का। अब इसको 40 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी 1 2 -1, और ये आपकी वैल्यू। सिंपल सॉल्यूशन, इतना मुश्किल नहीं था जितना आपने बना लिया है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर, प्रैक्टिस मांगता है। कंसेप्चुअल तो ज्यादा नहीं है इसमें हिसाब किताब, लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए इस चैप्टर। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ एमसीक्यू में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज है आपके पास 4.4, नीचे के आपके पास दो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में, 17 और 18, दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। एक आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, ऑर्डर है उसका 3x3। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, या डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के क्यूब के इक्वल होगा, या 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा? ये है क्वेश्चन। भाई देखो, ऑर्डर मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऑर्डर कितना है इसका 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 पे होता है, जहां n ऑर्डर होता है।
n 3 ऑर्डर है तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 2, तो आंसर आपका बी से हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकल सकता है। हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनका नहीं निकलता क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है। तो बोला है कि एक मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है और उसका ऑर्डर 2 है। आप मुझे डिटरमिनेंट बताइए ए इनवर्स का। अब कभी कभी ना वो या तो ऐसे लिख देता है, वो कभी कभी डीईटी भी लिख देता है। अब डीईटी का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट। तो इसको और ये एक ही बात है। ट्राइंगल कैसे लिखोगे एक के ऊपर, हाँ ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये यही है, आपसे इसका वैल्यू पूछा है कि कितना होगा। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला है ऑप्शन डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, बी है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, सी है 1 होगा और डी है 0 होगा। हालांकि मुझे पता है एमसीक्यू आप लोग आपस में एक्सचेंज कर ही लेते हैं, तो कोई ऐसा कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं। अब आपसे डिटरमिनेंट, आपसे इनवर्स पूछा है। अब इनवर्स का तो मैंने आपको डिटरमिनेंट का कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं, तो कुछ पहले मुझे एक बात बताओ, इनवर्स जो है वो कैसे आता है, ए इनवर्स कैसे बना होगा, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। कोई गलत तो नहीं है इसमें। अच्छा 1 अपॉन में डिटरमिनेंट जो है वो एक नंबर ही तो है, वो क्या है, एक नंबर है। तो याद करिए मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसके साथ अगर a मल्टीप्लाई में है मतलब k, तो इसका हिसाब किताब कैसे उठाते हो आप, k की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ a, हाँ या ना। इसको इससे थोड़ा सा रिलेट करें, एडजॉइंट ऑफ a एक मैट्रिक्स ही तो है और 1 अपॉन में डिटरमिनेंट एक कांस्टेंट है, उसके ऊपर डिटरमिनेंट तुम निकलवाना चाहते हो, तुम उसका डिटरमिनेंट निकालो मतलब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाला। अब तुम बताओ इसके हिसाब से कैसे टैकल करना चाहिए। 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए के ऊपर पावर चलेगी कितनी, एन, एन कितना है 2, ऑर्डर 2 है, पहले डिस्प्लेस नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है। इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर फिर आपको डिटरमिनेंट लगाना है, ऐसा है ना, याद करो अभी अभी सिखाया था ना। यस, अब तुम अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले सिखाया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अरे अभी भी बताया यार, ये सारी चीजें अभी भी बता रखी है, तुम बस याद नहीं रख रहे। कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, अभी अभी सिखाई ये सब बातें। अच्छा यूज करने का टाइम आ रहा तो पीछे हट रहे हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, यहां पर लिखा हुआ है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट का स्क्वायर। भाई n की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2 ही तो है, 2 माइनस 1 मतलब 1। तो ये डिटरमिनेंट और ये स्क्वायर एक बार तो काट ही लेगा, तो आंसर कितना बनेगा 1 अपॉन में, तो ये आपका आंसर। तो रिकॉर्डिंग कर लेना। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं इस चीज में, मैं एक फॉर्मूला ही बनाना चाहता हूं क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मूला नहीं आया। एक और करते हैं, एक काम करते हैं, ऑर्डर को 3 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या बदलाव आता है और फिर एक पैटर्न फॉलो करेंगे। तो जब ऑर्डर 2 है तो डिटरमिनेंट की, इनवर्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, सही है। अच्छा अगर ऑर्डर 3 हो तो क्या बदलाव आएगा ये देखते हैं। 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आप फिर भी लिखोगे, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए भी लिखोगे क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है इनवर्स का। फिर तुम्ही ने बताया कि पावर n रखते हैं, तो मतलब 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 हो जाएगी। 1 के ऊपर तो 3 चलेगा ही, लेकिन उसको तो क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए की ए आ जाएगा यार, ठीक है। बता भाई, अब एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं हम,
डिटर्मिनेंट n-1, तो क्या लिखेंगे भाई इसको हम, बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे, और 3 - 1 मतलब 2, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्यू, और इससे काटोगे तो ये कट के आपके पास फिर वापस क्या आ गया। तो भैया एक मामला, एक फॉर्मूला समझ गया कि अगर कभी भी इनवर्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, क्योंकि 2/2 के ऑर्डर में भी यही था, 3/3 के में भी यही आया। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरीके से आता है तो थोड़ा सा सिचुएशन टैकल करिए, और 2 ही फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, इनके जरिए उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा जी, एक लास्ट कंसेप्ट है जिस पर वो आजकल क्वेश्चंस पूछते हैं, उस पर भी गौर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा आ जाता है a³ प्लस 4a² प्लस 3a, है ना, और इक्वल टू में आई होता है शायद, यहाँ पे आई इसके साथ ही होता है, वहां 0 होता है मेरे ख्याल से, वहां आई होता है। कुछ भी इक्वेशंस रह हाँ मतलब एक इक्वेशन से रह जाएगा बस, ऐसे करके कुछ। फिर एक इनवर्स को पूछे हम। हाँ, अब आपसे बोलते हैं यूजिंग ए इनवर्स, इनवर्स का यूज करते हैं। तो इस केस में आप क्या करते हैं ना, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब आगे की तरफ लगाया करो पहले, तो मैंने थोड़ा पीछे भी लगा दिया एक दूसरे को, आप आगे की तरफ लगाओ, उसमें भी आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पावरें कम होती चली जाती है, मतलब यहाँ a² हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4a, और यहाँ हो जाएगा 3। अब ये तो खत्म ही हो गया, तो i लिखिए, 3 मत छोड़िए, क्योंकि मैट्रिक्सों का प्लस है, तो 3 प्लस नहीं होता, 3i बन के प्लस होता है। और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास a इनवर्स, i से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको बस ये काम करना है, ना कि वो सारा हिसाब किताब। आया समझ में? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको दिखेंगे भी, आप अगर सैंपल पेपर उठा के करेंगे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। समझ में आई? भैया अगर हम ए इनवर्स वैसे निकाल दें तो गलत है क्या? भाई देखो, अगर आपको बोले यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, तो इक्वेशन का इस्तेमाल करके करना है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन हो दोनों साइड ए इनवर्स। हाँ मतलब ए इनवर्स से हो जाता है, आपको एक तरफ ए इनवर्स बनाना होता है उस केस में। कभी कभी मान लीजिए, अभी इसी केस में अगर मैं बोलूं, मान लीजिए यहाँ पर आई होता और यहाँ 0 होता, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता फिर, क्योंकि 0 से तो अगर मैं इनवर्स करूंगा तो ए इनवर्स कहां बचेगा वहां। तो मैं क्या करूंगा, इस आई को पहले मैं उधर लेके जाऊंगा, और उधर आगे क्या हो जाएगा, ये -i, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ए इनवर्स आएगा ना, वो अपन प्लस का बना लेंगे, या फिर हम इस माइनस को यहां भेज देंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? कभी कभी इक्वल टू 0 करके भी आती है इक्वेशन, तो उसमें आई को आपको पल्ली तरफ भेजना है, मतलब आई को भेजिए उधर, और फिर ए इनवर्स से क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। तो आई इंटू ए इनवर्स बना देगा, और आपकी पूरी इक्वेशन आपकी फिर इस तरीके से हो जाएगी। फिर आपको उस केस में इसे ही सॉल्व करना है बस। ठीक है, a² बनाना आप जानते हो, a बनाना आप जान, a तो आप बताइए, आपको i आपको पता ही है, ये और इजी आता है a इनवर्स, बहुत फास्ट निकलता है इससे इनवर्स। ऐसे अगर इक्वेशन दी है तो, मतलब इक्वेशन दी है तो मतलब और इजी हो गया है कुछ, मुश्किल मत मान लीजिए। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, एमटीजी में दिख जाएंगे आपको, चैप्टर वाइज आपके पास है ही, वो किताब है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करिए, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहां तक ठीक है, पक्का? ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन। 11th क्लास का बताओ मुझे कुछ, कि क्या क्या चीज पढ़ी आपने रिलेशन, मतलब सबसे पहले आपने मेरे ख्याल से सेट पढ़ा था, क्या होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब याद रखने की चीजें नहीं है, बस डायरेक्ट बात करते हैं।
सेट होता है उसमें कैपिटल लेटर से आप उसको डिनोट करते हैं। और इसमें दो बातें होती हैं, लिखने के तरीके दो होते हैं। एक तो आपके पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है आपके पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है,